काइनेमेटिक का सेकेंड चैप्टर मोशन इन द प्लेन। काइनेमेटिक का जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन इन द स्ट्रेट लाइन वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम सेकेंड चैप्टर को पढ़ाएंगे और आज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 3 डायमेंशन में आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 3 डायमेंशन में आता है और 3 डायमेंशन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है ये कुछ इस तरह से होगी, मतलब एक्स एक्सिस जो होगी वो प्लेन के अलोंग होगी, वाई एक्सिस भी प्लेन के अलोंग होगी और ये जस्ट वर्टिकल होगी। 3 डायमेंशन है ना। 2 डायमेंशन को प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 3 डायमेंशन यानी जेड एक्सिस को जो 3rd डायमेंशन होगी उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बस हम इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन दिया जाता है आई कैप। जहां पे भी एक्स एक्सिस आएगी उसे हम बोल सकते हैं कि ये आई कैप का डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का मतलब आई कैप हो गया, वाई एक्सिस का डायरेक्शन का मतलब हो गया जे कैप और जेड एक्सिस का डायरेक्शन का मतलब हो गया के कैप। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप और जेड एक्सिस का मतलब के कैप। ठीक है, तो ये याद रखोगे। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इसका अगर प्रूफ चाहिए तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम कराएंगे तो तब इसका प्रूफ बता देंगे। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को जैसा मैंने लिखा है वैसे ही याद रखो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे ए वेक्टर लिखा हुआ है। ए वेक्टर को पहले वेक्टर का मतलब समझ लो, ये ए वेक्टर बी वेक्टर का मीनिंग क्या है। ए वेक्टर जैसे मैंने लिखा और सपोज क्या ए वेक्टर था 2i कैप जे कैप माइनस के कैप। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट कोई ऑब्जेक्ट चला होगा, बाई एक्सिस की डायरेक्शन में यानी जे कैप का मतलब बाई एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट चला होगा, के कैप का मतलब हो गया जेड एक्सिस की डायरेक्शन में -1 यूनिट चला होगा, यानी माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में चला होगा। पॉजिटिव जेड अगर आउटवर्ड होता है, बाहर निकला होता है, तो माइनस जेड जो होता है वो इसके जस्ट ऑपोजिट इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, कुछ इस तरह से होता है, अंदर की तरफ होता है। अगर ये z बाहर की तरफ निकल रहा है तो माइनस जेड इसके अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, इनवर्ड है। ठीक है, तो माइनस जेड हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो ये ऑब्जेक्ट का मतलब एक्चुअल में यहां पे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, मैं कुछ और मार्कर ले रहा हूं, उससे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका जेड एक्सिस है। अगर जेड प्लस इस तरफ है तो माइनस जेड इस तरफ होगा, प्लस वाई इस तरफ है तो माइनस वाई इस तरफ होगा, प्लस जेड इस तरफ है तो माइनस जेड इस तरफ होगा। वैसे ही अब मैंने कोई ए वेक्टर लिखा, ए वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, ए वेक्टर लिखा और ए वेक्टर जो होगा वो इस तरह से नहीं होगा, ए वेक्टर कहीं यहाँ पे होगा, इस तरह से फ्री स्पेस में होगा। अगर ये वेक्टर फ्री स्पेस में होगा, समझना, अगर ये वेक्टर फ्री स्पेस में होगा तो सबसे पहले हम ट्रेवल करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे पहले ट्रेवल करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चला, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, फिर ये बाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, फिर ये जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा, है ना। जैसे ये सपोज किया यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया होगा, फिर बाई एक्सिस में गया होगा, सपोज किया यहाँ तक गया, फिर जेड एक्सिस में आ गया होगा, तो उसने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, बाई एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, फाइनली इस पोजीशन पे आ गया। जिस पोजीशन पे आ गया मैंने उसी को डिनोट कर दिया ए वेक्टर से। ठीक है, इसको ए वेक्टर से डिनोट कर दिया।
समझ गए होगे ए वेक्टर का मतलब क्या है? फ्री स्पेस में कोई भी वेक्टर है, 3 डायमेंशन स्पेस में कोई भी वेक्टर है, वो ए वेक्टर है। ऐसे ही वी वेक्टर होगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लें तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ए वेक्टर का मैंने लेंथ ले लिया, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मतलब है उस वेक्टर का लेंथ निकाल देना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ हो गया। तो इसको हम सिंपली, अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ को ए लिखा जा सकता है, या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो उससे भी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज को जरूर याद रखना, या तो ए वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है यानी लेंथ होती है, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के इक्वल होगा। सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को एक और नेम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट बोल दें या डॉट प्रोडक्ट बोल दें, एक ही बात है। थोड़ा और हम एक्सप्लेन करते हैं। एक टॉपिक पढ़ा था 9th क्लास में, 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, जैसे एक कोई ब्लॉक है और ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और इसको इस तरह से खींचा जा रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से खींचा जा रहा है। कुछ सूटकेस देखे होंगे ट्रॉली वाले, जो सूटकेस होते हैं उनको ऐसे करके कैरी करके ले जाया जाता है। वैसे ही यहाँ से कोई एक पर्सन है, इसको खींच रहा है और खींचता हुआ यहाँ पे पहुँच गया। अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस सूटकेस को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक पहुँच गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गया, तो सपोज किया कि इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, एस हो गया होगा, हम इसको डी बी ले सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डी से। अब ये वेक्टर मैंने सपोज कर लिया एफ वेक्टर। वेक्टर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसका नोटेशन एफ से किया और इसको डिनोट डी से कर दिया, नोटेशन डी से कर दिया। अब इसको हमें देखना है कि जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके गए होंगे तो ओवरऑल जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पे इस तरफ से फोर्स लगाते तो ज़्यादा फोर्स लगता, या हम इसको इस तरह से खींचते तो ज़्यादा फोर्स लगता। लेकिन अगर मैंने इसको एक एंगल से खींचा तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो कम लगेगा। जैसे ये बुक है, बुक को हम इस तरह से फोर्स लगाएं तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम इसको इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो कुछ कम लगता है ना। एक एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि ये फोर्स दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से खींच रहे होते हैं तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही होती है, तो फोर्स हम लगा रहे होते हैं ऊपर की तरफ हल्का सा, मतलब आगे भी बढ़ा रहे होते हैं और साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी कर रहे होते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा होता है और साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स भी लग रहा होता है। कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक एंगल पे खींच रहे होते हैं, एंगल पे इसको पुल करेंगे अपनी तरफ, तो जब इसको पुल कर रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, और साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसको इस तरह से जा रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट हल्का सा ऊपर की तरफ भी जा रहा होगा और हल्का सा आगे की तरफ भी आ रहा होगा। तो हम चेक करना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स लग रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसी की वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा। तो हमें ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स निकालने के लिए इसको मैंने जॉइंट कर दिया, यहाँ से जॉइंट कर दिया, ठीक है। एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री हो गया और इसको सपोज कर लिया ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। हमें देखना है कि इस तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना फोर्स इस पे लगा। इस तरफ तो फोर्स F लगा रहे थे, तो इसको चेक करने के लिए ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस और बेस आता है कॉस में,
कॉस थीटा लगा दिया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस ये इसका प्रोजेक्शन हो गया जिसको हम दे देते हैं ए बी वेक्टर, है ना। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं उसी डायरेक्शन को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये एफ वेक्टर हो गया। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा एफ वेक्टर कॉस थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस तरफ हो रहा है और जो फोर्स है वो भी इस तरफ लग रहा है, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ वेक्टर कॉस थीटा इंटू डी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके एफ डी कॉस थीटा आ जाता है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा था, तो उसी टाइप से ये फॉर्मूला निकल के आया ए बी कॉस थीटा। तो इसका प्रूफ मुझे लग रहा है समझ पा रहे होगे। तो जब भी हम दो वेक्टर का डॉट निकालेंगे तो डॉट क्या निकल के आएगा, ए बी कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड लिया है, वैल्यूज ली है, ठीक है, ये वैल्यूज ले ली। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इससे हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। बाई कैप का मतलब बाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, जे कैप। जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है, के कैप। ठीक है, ये याद रखोगे, इसको मैं इरेज करूंगा और डॉट प्रोडक्ट के और भी रिजल्ट निकालेंगे। देखते हैं इसके और कुछ रिजल्ट। जैसे आई कैप डॉट आई कैप किया मैंने, आई कैप डॉट आई कैप, यानी ए वेक्टर के प्लेस पे भी आई कैप ले लिया और बी वेक्टर के प्लेस पे भी आई कैप ले लिया। तो ये हो गया आई कैप। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आता है, या इसको लिख दो या इसको लिख दो। मैंने मैग्नीट्यूड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी आई कैप का मैग्नीट्यूड आएगा कॉस थीटा। अच्छा, पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालना सिखा देता हूँ कि मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक इक्वल रहता है, इसको भी याद रखना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे सिंपली मैंने ए वेक्टर को ले लिया, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। अब हमें इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए वेक्टर को कंप्लीट ऐसा ही लिखा जाता है, इससे पता चलता है कि इसने 3 डायमेंशन कोई वेक्टर होगा, फ्री वेक्टर होगा, फ्री स्पेस में वेक्टर होगा। आई कैप की डायरेक्शन में A1 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया, जे कैप की डायरेक्शन में A2 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया, के कैप की डायरेक्शन में A3 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया। अब हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ले लिया। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। जे कैप का जो कोफिशिएंट है, इसमें ए वेक्टर लिखना चाहो, अगर आए क्वेश्चन में तो लिख देना। A2 का स्क्वायर लिख दिया, A3 का स्क्वायर लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप कोफिशिएंट स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर और के कैप कोफिशिएंट स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 9 1 10, रूट ऑफ 14। ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल। तो आई कैप डॉट आई कैप। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। आई कैप है, केवल आई कैप है, इसका मतलब 0 जे कैप है, 0 के कैप है। जे कैप और के कैप तो है ही नहीं, मतलब 0 है। तो आई कैप कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ऐसे 1 स्क्वायर आएगा और 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और कॉस थीटा, आई कैप आई एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाती है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सेस, एक एक्स एक्सेस वही सेम एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0, कॉस 0। तो आई कैप कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, 1 आता है। कई स्टूडेंट को इसको प्रूफ में प्रॉब्लम होती है, जानना चाहते हैं प्रूफ कैसे आता है इसका, कि दो जो वेक्टर हैं उनका अगर हम डॉट निकालें तो वो 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1 के इक्वल आएगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमें इन रिजल्ट्स को और याद रखना है। अब और रिजल्ट्स देखते हैं। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, जे कैप ये भी फॉर्मूले में पुट किया, कॉस थीटा। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप मैंने अभी बताया
आई कैप को हम लिख सकते हैं आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, और वैल्यू आएगी रूट ऑफ 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ था, तो ओवरऑल 1 स्क्वायर वैल्यू आएगी 1, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया 0 आई कैप 1 जे कैप 0 के कैप, ठीक है। जे कैप में आई और जे के तो नहीं, तो इसको 0 0 ले लिया, इसको भी सॉल्व करेंगे इसी टाइप से, वैल्यू 1 आ जाएगी 1। आई कैप का मतलब जानते हो एक्स एक्सेस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जे कैप का मतलब बाई एक्सेस हो गया, तो एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस के मिड का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री आएगा, ठीक है। आई कैप डॉट जे कैप कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। तो आई कैप जे कैप का डॉट 0 आता है। सेम टाइप से सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप का प्रोडक्ट कितना आएगा 0, और के कैप डॉट आई कैप का प्रोडक्ट भी 0 आएगा। तो हमें ये भी रिजल्ट याद रखना है। इसका यूज़ कहाँ करेंगे ये क्लियर तो हो गया होगा। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा टॉपिक, इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ा, और उसका हमने आगे चल के यूज़ कर लिया। किस में यूज़ किया? काइनेमेटिक इक्वेशन में यूज़ कर लिया। उसके बाद ये जो मोशन इन द प्लेन वाला चैप्टर है, इसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया। इस डॉट प्रोडक्ट का जो यूज़ होगा वो आगे चल के जो फिजिक्स के डेरिवेशन आएंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें यूज़ होगा, ठीक है। और तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, इसको हमें याद रखना है। इसका प्रूफ हम अभी कराने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है। आप क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और साथ में एन कैप आता है। एन कैप होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। मेन ये फॉर्मूला है साइन थीटा तक। अब इसमें साइन क्यों आ गया? साइन इसलिए आया कि जब भी हम एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस में जाते हैं तो जस्ट हम परपेंडिकुलर जाते हैं इस तरह से। जैसे हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, तो यहां से यहां तक जाना है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन, ये जो प्लेन है इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इसका फेस क्या होगा? इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। इस बोर्ड का फेस क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। किसी भी प्लेन का फेस किस तरफ होता है? उसके बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। वैसे ही इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होता है, ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ होगा। और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस की, एक्स से बाई की तरफ जाएंगे तब भी एंगल 90 डिग्री बनता है। और डायरेक्शन को डिनोट करेंगे तब भी किसी भी प्लेन का डायरेक्शन बाहर की तरफ जाता है। तो फॉर्मूला तो आता है डॉट का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन ये परपेंडिकुलर देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, तो एंगल बन जाता है 90 डिग्री। तो π/2 माइनस थीटा आ जाता है, यानी 90 माइनस थीटा आ जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। इसलिए इसमें साइन आ जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं ना, इसीलिए डायरेक्शन है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके उसी टाइप से हम फॉर्मूले समझेंगे। आई कैप क्रॉस आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन 90 डिग्री, सॉरी आई कैप और आई कैप एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 हो गया, तो आई कैप क्रॉस आई कैप साइन 0 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल 0, ये 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 0, तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 आएगा। वैसे ही सेम टाइप से जे कैप क्रॉस जे कैप 0 आएगा, और सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप 0 आ जाएगा। अब एक डिफरेंस देखना, जो डॉट था उसमें आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 के इक्वल आया था, लेकिन क्रॉस में क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आई कैप क्रॉस आई कैप में जो वैल्यू निकल के आती है वो 0 निकल के आती है। यानी जब इसमें सेम वैल्यू लेंगे, सेम वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा, और सेम वैल्यू का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा। लास्ट में देखा था, लास्ट जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था उसमें देखा था।
आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप जे कैप और साइन आई कैप जे कैप के मिड का एंगल 90 डिग्री। इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका वैल्यू 1, ये 1 मैग्नीट्यूड निकालना सीख ही गए हो, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी आएगा। आई कैप और जे कैप का डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ, यानी आई कैप और जे कैप का डायरेक्शन होगा के कैप की डायरेक्शन में। के कैप ही तो बाहर की तरफ होता है, आई जे प्लेन में होगा, के बाहर की तरफ होगा, तो के कैप आ गया। ठीक है, इसमें अगर हम डायरेक्शन भी ले लेते तो कोई फायदा नहीं रहता, ओवरऑल वैल्यू 0 ही आती, क्योंकि 0 आ चुका था। आई कैप क्रॉस जे कैप वैल्यू आती है के कैप। सेम टाइप से जे कैप क्रॉस के कैप वैल्यू आएगी आई कैप। सेम टाइप से के कैप क्रॉस आई कैप वैल्यू आएगी जे कैप। इसका हम एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। देखो, आई जे जाएंगे तो के आएगा, जे के करेंगे तो आई आएगा, है ना, और के आई करेंगे तो जे आएगा। लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे, जे कैप आई कैप करेंगे तो माइनस आने लगेगा। इसका रोटेशन हमें क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज साइकिल में मूव करना है। आई जे तो के, जे के तो आई, के आई तो जे। लेकिन अगर उल्टा चलने लगे, आई कैप के कैप, तो माइनस आने लगेगा जे कैप। के कैप जे कैप का किया तो माइनस आई कैप आ जाएगा। डॉट में ऐसा नहीं होता है, डॉट में हम आई डॉट जे लिख दें या जे डॉट आई लिख दें, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दें, बात एक ही होती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में अलग अलग हो जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आती है। ठीक है, तो डायरेक्शन की वजह से साइन ऑपोजिट आने लगते हैं या साइन चेंज हो जाते हैं। चलिए, एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो हमें आई कैप का क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप वैल्यू 0 होती है। अब आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, जे कैप के क्रॉस के कैप आई कैप होता है, आई कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके बाद डेरिवेशन करेंगे, और लास्ट में अगर हमें टाइम मिला तो एक हम डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल कराएंगे। अब इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो कराते हैं। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसके लिए सबसे पहले मैंने दो वेक्टर OA वेक्टर और OB वेक्टर को लिया, और एक वेक्टर को सेकेंड वेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। एक वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइंट कर दिया। जब ज्वाइंट किया तो ज्वाइंट करने के बाद देखो, दोनों को कंप्लीट ज्वाइंट करके एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया R वेक्टर। एक से दूसरे को ज्वाइंट किया, ये ज्वाइंट कर लिया। अब एक ऑब्जर्वर था, एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सपोज कर लिया, एक बॉडी थी जो O से A तक और A से B तक पहुंची। ठीक है, इसे हम B ले लेते हैं, B तक पहुंची, तो O से A और A से B तक गई, यानी डायरेक्टली वो कहाँ से कहाँ तक गई, O से B तक गई, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर ले लिया। ठीक है, और दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के मिड का एंगल थीटा ले लिया है। ये पहले ये कुछ नहीं था, तो एक ये वेक्टर था और एक ये वेक्टर था, दोनों के मिड का एंगल थीटा ले लिया। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, एक डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, दोनों के मिड का एंगल थीटा आ गया। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो देखते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि OA वेक्टर P वेक्टर था, ये मैंने सपोज किया है, वेक्टर नोटेशन। AB वेक्टर सपोज कर लिया Q वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर OB वेक्टर को सपोज किया कि R वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद अब देखो, इसको हमें रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकालना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक काम हम करेंगे कि देखो, OA का हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ का मतलब P वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लेंथ आ जाएगी। AB वेक्टर का हम लेंथ निकाल सकते हैं, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेंथ आ जाएगी। R वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। AC की क्या लेंथ होगी ये हमें नहीं पता है। BC की लेंथ क्या होगी हमें नहीं पता है।
ए बी की लेंथ हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब कोई एक ट्राइंगल है, समझना, कोई एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल और एक साइड पता है, तो अदर टू साइड्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक पढ़ा हो, ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक पढ़ा है कि अगर एक एंगल और एक साइड पता हो तो ट्राइंगल की रिमेनिंग टू साइड्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, दो साइड नहीं पता थी, दोनों साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। BCA ट्राइंगल को लिया। अब देखो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें पता है, ये नहीं पता है, तो इस एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस होगी और 90 का ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस होगा, जिससे हम ए साइड निकालेंगे, यानी कॉस लगा देंगे बेस और हाइपोटेनियस के लिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हो गया AC वेक्टर और हाइपोटेनियस हो गया Q वेक्टर, यानी लेंथ ले ली, Q वेक्टर मैग्नीट्यूड आ गया। तो ऐसे हम AC वेक्टर निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं मॉड ऑफ Q वेक्टर कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ ली है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। Q वेक्टर किसी भी लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है बस, लेकिन अगर उसका मॉड ले लेंगे तो कंप्लीट लेंथ आ जाएगी, इसलिए मॉड में लिख दिया है। अब हमें BC को और निकालना है, इस एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर होगा और 90 का ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन लगा दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा BC वेक्टर और हाइपोटेनियस आ गया AB वेक्टर, हाइपोटेनियस आ गया AB वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू BC वेक्टर और AB वेक्टर का मतलब होता है मॉड ऑफ Q वेक्टर। यहां से भी BC वेक्टर को निकाल लेते हैं, तो BC वेक्टर आएगा मॉड ऑफ Q वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, अब ट्राइंगल में ऐसी कोई साइड नहीं है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, ये तीनों साइड की वैल्यू पता है, इन दोनों साइड की भी वैल्यू आ गई। तो इसके बाद ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, देखो BOC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो तीनों चीज़ें आ सकती हैं, रिजल्टेंट वेक्टर हाइपोटेनियस से आ जाएगा, और ये साइड लेंगे तो उसमें P आ जाएगा, और BC लेंगे तो BC में देखो Q आ रहा है तो Q भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कंप्लीट ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सो OB वेक्टर स्क्वायर या OB डायरेक्टली स्क्वायर लिख दें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC वेक्टर है, ये लेंथ आई, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये लेंथ होती है, तो हम इस पर मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ है तो हम इस पर मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर भी एक लेंथ होती है, तो लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ही लेंथ होती है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसका हम मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके लिए हमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर किसी भी वैल्यू का हम स्क्वायर लिख दें या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दें, वैल्यू एक ही आती है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को स्क्वायर करें या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो आंसर सेम आता है। एक इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A वेक्टर लिखा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब हम A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, तो वैल्यू निकल के आएगी 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 4 रूट 6 वैल्यू आ गई, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, यानी A वेक्टर ये आ गया। A वेक्टर स्क्वायर निकालें तो यहाँ से वैल्यू 6 आ जाएगी। और A स्क्वायर का मतलब क्या होता है? A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू ए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, 2i कैप j कैप, दोनों का मतलब सेम वैल्यू को दो बार लिख लिया, 2i कैप j कैप और k कैप। मल्टीप्लाई करेंगे, i कैप का i कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि i कैप का j कैप के साथ जो डॉट आता है 0 ही हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा नहीं है। i कैप का k कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 0 ही होगा, तो i कैप का i कैप के साथ किया, मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, j कैप का j कैप के साथ किया 1 और k कैप का k कैप के साथ किया 1 6। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर या फिर उस वैल्यू के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के मॉड का स्क्वायर सेम होता है। या तो a स्क्वायर लिख लो,
या मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर लिख लो, सेम वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने मॉड लगा के स्क्वायर लिख दिया, एक ही मतलब होता है, समझ गए होंगे। अब ओ बी वेक्टर स्क्वायर का मतलब हो गया आर वेक्टर स्क्वायर, ओसी वेक्टर स्क्वायर, ओसी वेक्टर का मतलब हो गया मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए सी वेक्टर स्क्वायर। ओसी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ओसी वेक्टर ओ ए वेक्टर और ए सी वेक्टर। मॉड का मतलब लेंथ, ओ ए लेंथ प्लस ए सी लेंथ को हम ऐड करें तो ओसी लेंथ आ जाएगी, प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अभी बताया था, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको भी पहले तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओ ए वेक्टर का वैल्यू था पी वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर का मतलब पी वेक्टर का मॉडुलस, ए सी वेक्टर का मॉडुलस का मतलब हो गया मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर मीन्स मॉड ऑफ क्यू वेक्टर साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मॉड ऑफ पी वेक्टर स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, मॉड ऑफ क्यू वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा आएगा प्लस मॉड ऑफ क्यू वेक्टर स्क्वायर, इसकी वैल्यू और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकंड नंबर स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर का स्क्वायर। इसके बाद इधर सॉल्विंग देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है सबको, ठीक है। अब उसी में ये यूज करेंगे हम, डायरेक्ट इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है तो डायरेक्ट क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ 2 ऑफ मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा और मॉड ऑफ क्यू वेक्टर स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों को अरेंज कर लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों से कॉमन आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और उसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा। तो ये फाइनली मेरा फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। इसको हम और लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। ये याद रखना है। तो इस ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या किया, दो वेक्टर थे, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, रिजल्टेंट के लिए इनिशियल टू फाइनल जॉइंट कर दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने ओ ए को आगे एक्सटेंड किया तो कंप्लीट ओसी आ गया और इसको भी जॉइंट कर लिया, जिससे इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर के डायरेक्शन के मिड का जो एंगल है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी थीटा। ओ ए वेक्टर को पी वेक्टर, ए बी वेक्टर को क्यू वेक्टर और ओ बी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर सपोज किया। ये दोनों साइड अननोन थी तो कॉस थीटा और साइन थीटा लगा के ये वैल्यू निकाल दिया। मॉड मतलब होता है उनका लेंथ निकाल दिया। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल था, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था और उसके बाद सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर याद रखना है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा यानी लेंथ आएगी 2pq कॉस थीटा। अब इसके बाद इसमें देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये p वेक्टर डॉट q वेक्टर हो गया। अब हम इसकी डायरेक्शन और निकालेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
अब डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन देखते हैं इसी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट वेक्टर की। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन का मतलब कितना एंगल बना। तो एंगल तो अल्फा था, ठीक है, तो अल्फा एंगल था तो मैंने इसमें ले लिया tan अल्फा। tan अल्फा इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, यानी ट्राइंगल BCO के लिए परपेंडिकुलर और बेस का होगा, यानी परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया OC, यानी tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू BC, BC को BC लिखा और OC को मैंने लिख दिया OA प्लस AC, ठीक है, OC को लिखा OA प्लस AC। tan अल्फा इज इक्वल टू BC, ठीक है, BC जो वेक्टर था वो मॉड ऑफ Q वेक्टर साइन थीटा अभी पीछे निकाल दिया था, जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन निकाला था, और ये बेस था मॉड ऑफ P वेक्टर कॉस थीटा आ गया था, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई थी। तो BC क्या हो गया, Q साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ही होता है, Q साइन थीटा। OA का मतलब हो गया, OA का मतलब हो गया P, डायरेक्ट P लिख दिया, और AC का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पे Q आएगा, Q प्रूफ कराया था, ठीक है, पीछे देख सकते हो, Q cos थीटा। इन सबको हम मॉड में भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। अब अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकालना है तो दोनों वेक्टर के मिड का एंगल पता हो, यानी थीटा पता हो, और ये P वेक्टर और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये पता हो, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात समझ गए ना, मॉड ऑफ P वेक्टर या P एक ही बात होती है क्योंकि ये लेंथ है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके बाद एक मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था कि डॉट प्रोडक्ट का हम प्रूफ करके दिखाएंगे, जो रिजल्टेंट निकालेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो चलो छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं। प्रूफ देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का। इसके लिए मैंने दो वेक्टर ले लिए, एक A वेक्टर लिया, सेकंड B वेक्टर लिया, ठीक है, और दोनों को ज्वाइंट कर दिया किसी एक थर्ड वेक्टर से, थर्ड अननोन वेक्टर से। इसकी वैल्यू पता नहीं, वैल्यू हम इसकी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ट्राइंगल लॉ का यूज़ किया है इसमें। तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है कि ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से हमें C तक पहुंचना है, तो मेरे पास दो पाथ हैं, है ना, इनिशियल से दो पाथ हैं, या तो हम A से डायरेक्ट C तक पहुंच जाएं, या दूसरा रास्ता है A से B तक जाएं और फिर B से C तक चले जाएं। तो B वेक्टर प्लस D वेक्टर, मतलब ये इनिशियल टू फाइनल का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा। इनिशियल से फाइनल A वेक्टर हो गया, या फिर A से B तक जाएं और B से C तक जाएं, दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू इक्वल आ जाती है, ठीक है। A से B और B टू C इज इक्वल टू A टू C, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ एडिशन होता है, ठीक है। ट्राइंगल्स का एडिशन इस टाइप से करते हैं वेक्टर के लिए। तो यहाँ से A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर आएगा। D वेक्टर रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। अगर एंगल इसमें पता होता तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगता, जो पीछे था। इसमें एंगल अभी पता नहीं है, तो हम इसी को लेते हैं और इसी से डेरिवेशन करेंगे। A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर। D वेक्टर याद रखना रिजल्टेंट है। अब इसके बाद मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, D वेक्टर स्क्वायर, याद रखना D वेक्टर रिजल्टेंट है। तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर स्क्वायर, तो D वेक्टर क्या होता है, A वेक्टर स्क्वायर B वेक्टर स्क्वायर माइनस 2A वेक्टर B वेक्टर कॉस थीटा। अभी निकाला था, वहाँ पे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा आया था। अब यहाँ पे A है और B है, तो P और Q के प्लेस पे A और B आ गया। तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, सेकेंड नंबर स्क्वायर 2A वेक्टर B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर स्क्वायर B वेक्टर स्क्वायर माइनस 2A वेक्टर B वेक्टर, ठीक है, कॉस थीटा। 2AB ये डॉट है, याद रखना। इसको हम चाहो तो मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं इसमें। रिजल्टेंट वेक्टर में देखा था मैग्नीट्यूड आया था, और स्क्वायर में दोनों ही वैल्यू सेम होती है। स्क्वायर कर दो या उसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसमें मैग्नीट्यूड लगा सकते हो।
तो -2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू -2 a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। -2 से -2 कट हो गया, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाया था तो वो एक ही बात होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ए बी cos थीटा। ठीक है, तो ये फाइनली ये प्रूफ आ गया। तो ये जो प्रूफ हुआ है वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट से हुआ है, और ट्राइंगल में कैसे वैल्यूज़ को लिया जाता है, ऐड किया जाता है, उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। इनिशियल टू फाइनल तक जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इनिशियल से फाइनल की वैल्यू ले लें, या फिर ए टू बी और बी टू सी तक चले जाएं, दोनों का वैल्यू सेम निकल के आएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट डी वेक्टर था। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया जो अभी लास्ट में प्रूफ किया था। इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एक एक न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि डॉट और क्रॉस मैंने करा दिया। स्टूडेंट 11th क्लास के हैं, न्यू स्टूडेंट है, न्यू टॉपिक है उनके लिए, इंटरमीडिएट के लिए भी वो न्यू स्टूडेंट हैं, तो उनको ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि जो डॉट प्रोडक्ट मैंने कराया उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए न्यूमेरिकल लिया है। अब देखो फोर्स दिया है एफ वेक्टर, जहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप दिख जाए यानी डायरेक्शन है, तो फोर्स में भी इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया, ये न्यूटन है। और डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट डिग्री होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है एक। ठीक है, तो इस पे भी मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, ये भी एक डायरेक्शन हो गया। अब वर्क डन पूछा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक ही फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। कॉस थीटा लगाएंगे नहीं, क्योंकि कॉस थीटा के लिए इसमें हमें एंगल दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल दिया होता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो 2i कैप 2j कैप 3k कैप, डी वेक्टर होता है 3i कैप 2j कैप और 4k कैप। याद रखना i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप 1 होता है। i कैप j कैप का प्रोडक्ट, j कैप k कैप का प्रोडक्ट, k कैप i कैप का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो केवल हम i का i कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। i का j के साथ कर दिया, कोई मतलब नहीं है, 0 होगा। i का k कैप के साथ करेंगे, 0 होगा। तो इससे बेटर है कि i का i के साथ करो, j का j के साथ करो, k के साथ करो। तो j का j के साथ किया 2 2 जा 4, और k का k के साथ किया 3 4 जा 12। तो ऐसे करके वैल्यू आ जाती है 12 और 4 होगा 16 और 6 22 जूल। जानते हो वर्क डन का यूनिट जूल होता है। ऐसे करके हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आई कैप जे कैप के कैप दिया है, इसलिए वेक्टर का नोटेशन होगा, इसलिए वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, और सॉल्व करके आंसर आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल देखो, तो इसमें एफ वेक्टर और आर वेक्टर दिया है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है, टॉर्क का, टॉर्क यू लिखा हुआ है, ये यू ई, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर और एफ वेक्टर आ रहा था तो टॉर्क के फॉर्मूले का आइडिया आ जाएगा। टॉर्क होता क्या है इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बता दें। ये आएगा 11th क्लास जब आगे पढ़ते जाओगे तो टॉर्क आएगा, मिलेगा। तो टॉर्क एक टाइप का फोर्स होता है जो रोटेशनल मोशन में आता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, लीनियर डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको नॉर्मली फोर्स बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, रोटेशनल मोशन करता है, तो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जो लीनियर मोशन में फोर्स लगता है उसे सिंपली फोर्स बोलते हैं, और रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है उसको एक नया नेम दे दिया जाता है, टॉर्क। अब क्वेश्चन देखते हैं। आर वेक्टर हमें दिया था आई कैप, आई कैप जे कैप 2k कैप, और एफ वेक्टर दिया था 2i कैप 3j कैप k कैप। इसके प्लेस पे वैल्यू पुट किया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, क्रॉस एफ वेक्टर के प्लेस पे वैल्यू पुट किया 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। ये डायरेक्ट इसमें सॉल्विंग नहीं होगी,
इसके लिए हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाता है तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है। तो आई कैप जे कैप के कैप को लिख लिया। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 था, जे कैप का कोफिशिएंट -1 था, के कैप का कोफिशिएंट 2 था। आई कैप का कोफिशिएंट 2 था, जे कैप का कोफिशिएंट 3 था, के कैप का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है जो मैथ्स में टॉपिक मिलेगा ये 12th क्लास में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। लेकिन हमें अभी समझना है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इसका ट्रिक समझो कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम आई कैप को लेंगे। तो आई कैप लेंगे तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम को हाइड करेंगे, हाइड कर दिया। ठीक है, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 का 1 के साथ -1 और 2 का 3 के साथ 6 और दोनों का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बीच में माइनस साइन आ जाता है। तो मैंने क्या किया, आई कैप के लिए आई कैप वाले कॉलम को और आई कैप वाले रो को हाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो बचे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड प्लेस पे माइनस आता है, माइनस जे कैप। अब जे कैप वाली रो को और जे कैप वाले कॉलम को हम हाइड करेंगे। जे कैप वाली रो और जे कैप वाले कॉलम को हाइड किया। अब मेरे पास देखो बचा क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। दोनों को कनेक्ट किया जाता है हमेशा माइनस साइन से। अब के कैप लिखा, के कैप में क्या करेंगे, के कैप का के कैप वाली रो और के कैप वाली कॉलम को हाइड किया। तो 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस करेंगे 3 आएगा और -1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो -2 तो आएगा लेकिन माइनस बीच में आता है तो +2 हो गया। हम एक और क्वेश्चन अभी बताएंगे। ठीक है, एक ऐसा ही एग्जांपल ले लेंगे जिससे ये डिटर्मिनेंट क्लियर हो जाए। मैंने अभी क्या किया है, आई कैप के लिए आई कैप वाली रो कॉलम को हाइड कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 3 2 जा 6। जे कैप वाली रो जे कैप वाले कॉलम को हाइड कर लिया, 1 का 1 के साथ 1 आएगा, 2 का 2 के साथ 4 आएगा। के कैप के लिए के कैप वाले को हाइड किया, 1 का 3 के साथ 3, -1 का 2 के साथ -2, लेकिन माइनस आता है तो प्लस हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई -7 आई कैप और -3 +3 और 5K। याद रखना फर्स्ट प्लेस पे पहले प्लस आता है, फिर जे कैप में माइनस आता है, फिर प्लस आता है, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक ऐसे ही हम रैंडम अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ए वेक्टर सपोज किया आई कैप -जे कैप +2K कैप, और बी वेक्टर मैंने ले लिया 3i कैप +2j कैप -k कैप। अब हमें इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप को पहले लिख लिया, उसके बाद 1 -1 2 को लिख लिया, और उसके बाद बी वेक्टर आता है तो बी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट लिख लो 2 1 -1। अब हम क्या करेंगे, आई कैप को लेंगे सबसे पहले। तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ये रो और कॉलम को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -1 का -1 के साथ तो 1 आएगा और 2 के 2 के साथ तो 4 आएगा, लेकिन दोनों को कनेक्ट करेंगे माइनस साइन से। पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। ठीक है, फिर जे कैप आ गया तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाले कॉलम को हाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का -1 के साथ तो -1 आ गया और 2 का 3 के साथ 6 आ गया, दोनों को कनेक्ट करते हैं माइनस साइन से। अब के कैप वाली रो और के कैप वाले कॉलम को हाइड करेंगे, देखो हाइड कर दिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, पहले तो के कैप लिख लो, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 आ गया, -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई -3 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 आई कैप -7 + 7 जे कैप लिखना चाहिए था यहाँ पे, और साथ में 5 के कैप आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे और समझ में आ जाए। आई कैप के लिए हम आई कैप वाली रो और आई कैप वाली कॉलम, जे कैप के लिए जे कैप वाली रो और कॉलम, के कैप के लिए के कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे। पहले हाइड किया आई कैप के लिए तो -1 -1 हो गया, 2 2 जा 4 आ गया, कनेक्ट कर दिया माइनस से, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। अब जे कैप लिया तो जे कैप लिख दिया, माइनस आता है प्लस के बाद, और जे कैप वाली रो और कॉलम को हाइड किया तो 1 का -1 के साथ -1 आएगा, और उसके बाद 2 का 3 के साथ 6 आ जाएगी वैल्यू। के कैप के लिए
रो और कॉलम को हाइड किया तो 2 इंटू 1 2 आएगा, और -1 इंटू 3 -3 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू -3 +7 और 5। इसके क्रॉस और डॉट मल्टीप्लिकेशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम PDF में डाल देंगे, ठीक है। तो मोशन इन द प्लेन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो गया। इसके प्रूफ और न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। मोशन इन द प्लेन का जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, कई टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना और इस वीडियो को क्लियरली समझना पहले हर पॉइंट्स को। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।